Good morning guys and welcome to our YouTube channel Magical Education once again and this is रूपाली विश्वकर्मा। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हिंदी वर्णमाला का। इससे पहले हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का इतिहास हमने सबसे पहले पढ़ा कि हिंदी को हिंदी नाम कैसे मिला, हिंदी भाषा कैसे 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 डेवलप हुई, पहले क्या था फिर बाद में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, कौन से साहित्य किस भाषा में लिखे गए, तो वो हमने सारा इतिहास पढ़ा। अब हमारी बारी आती है हिंदी वर्णमाला की, जो कि बेस है हिंदी का। तो हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। सबसे पहला जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है वो होगा स्वर एवं व्यंजन के ऊपर। तो स्वर एवं व्यंजन हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसकी जितनी भी थियोरी है वो कंप्लीट करने के बाद हम इसके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि टीजीटी पीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड, सी टेट, यूपी टेट या फिर कोई भी एग्ज़ाम, ये हिंदी स्पेशल है। तो अगर आप कोई भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर होने वाला है ये आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है कि हिंदी वर्णमाला क्या है। तो देखो, वर्णों के समूह या समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी आपने वर्णों का समूह बना लिया एक, उसको हमने क्या कह दिया? वर्णमाला का नाम दे दिया। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 45 है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो ये है आपका अ आ इ ई उ ऊ, ए ओ अं अह। इसी तरीके से पूरा यहाँ पे ह तक आपका हिंदी वर्णमाला यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखो, संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर भी होता है जिसे री कहते हैं। री से ऋषि। तो जब हम इसे भी सम्मिलित कर लें तो वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है, राइट। ऐसे तो 45 है, लेकिन अगर हमने री को भी इंक्लूड कर लिया जो कि एक संस्कृत वर्णमाला का स्वर है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। अगर आप हिंदी की किताबों में देखेंगे, जो बच्चों की हिंदी की किताबें होती हैं, तो उसमें री से ऋषि भी इंक्लूड होता है। इसके अतिरिक्त हिंदी में अंग, ढ और अंग्रेजी से आगत अध्वनियां भी प्रचलित हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सब, ये देखो, ये दोनों ये एक दूसरे से भिन्न है स्वर में, ठीक। इसी प्रकार अ जो है वो आ से भी भिन्न ध्वनि है। वास्तव में इन ध्वनियों अंग, ढ और अ को भी हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित किया जाना चाहिए, लेकिन है नहीं, राइट। चाहिए, है नहीं। इसको भी सम्मिलित कर लेने पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में हम विभक्त करते हैं, ये हम सब जानते हैं। पहला क्या है? स्वर, और दूसरा क्या है? व्यंजन। तो अब हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हमें देखनी है क्या कि स्वर। तो सबसे पहले स्वर का आपको यहाँ पे परिभाषा यानी कि डेफिनेशन दी गई है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जब आप स्वर का उच्चारण करेंगे तो जो ध्वनि निकलेगी, उस ध्वनि से जो आपके मुख से हवा निकलेगी उसमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी, हवा आराम से आपके मुख से बाहर निकल जाएगी। तो अगर ऐसा आप कोई भी ध्वनि, कोई भी वर्ण ऐसा पढ़ते हैं जबकि आपकी जो मुख से निकल रही हवा है, उसके उच्चारण के समय जो आपकी मुख से हवा निकल रही है वो बिल्कुल अबाध गति से निकले, उसकी गति में कोई बाधा ना आए, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे, ठीक है। सिंपल है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे अ आप बोल के देखेंगे तो इसमें अ बोलने में जो आपकी ध्वनि में, अ की ध्वनि में जो आपके मुख से हवा निकल रहा है वो, उसमें कोई भी बाधा नहीं पड़ रहा है, वो आराम से निकल रहा है। आप बोल के देख सकते हैं अ, ठीक है। अब आप ट बोलिए। जब आप ट बोलेंगे तो आपके जीभ को, आपके जीभ से हवा जो है वो टकराएगी, क्योंकि आपका जीभ जो है वो मुड़ेगा। तो इस तरीके से ट बोलने में हवा जो है वो उसमें बाधा आएगी, तो वो क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। तो स्वर के लिए आपको ध्यान रखना है कि उच्चारण के समय हवा जो है वो मुख से अबाध गति से निकलती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है मूल स्वर। मूल स्वर क्या होता है
कि वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी आप फट से बोल लेंगे, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ एक मूल स्वर है। अब आप आ पे आ जाए, आ, उसमें अ का आपने सहारा ले लिया, ठीक है, तो आपने अ का सहारा ले लिया आ बोलने में, इसीलिए आ जो है वो मूल स्वर नहीं है। देखो, छोटी से इमली, ठीक, ई, और बड़ा वाला ई, तो छोटी वाली ई क्या है, मूल स्वर है, ठीक। इसी तरह ऊ और री, ये चारों क्या हो गए आपके मूल स्वर हो गए। दूसरा क्या हो गया, संधि स्वर। संधि स्वर क्या होता है, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है संधि स्वर कहलाते हैं। मैंने अभी बताया, जैसे अ के बाद आता है आ, और आ के उच्चारण में अ का सहायता हमें लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है दीर्घ स्वर। तो वे स्वर जो सजातीय स्वरों यानी एक ही स्थान से बोले जाने स्वर के संयोग से निर्मित हुए हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ में अ मिला दिया तो क्या बन गया, आ बन गया। ई में ई मिला दिया तो क्या बन गया, ई बन गया। ऊ में ऊ मिला दिया तो क्या बन गया, ऊ बन गया, ठीक है। तो इसे आप क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। दूसरा आता है आपका क्या, संयुक्त स्वर। तो वे स्वर जो विजातीय स्वरों यानी अलग विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस ई, ए, अ प्लस ए, अ प्लस उ, ओ, और अ धन ओ, औ। तो इस तरीके से आपके संयुक्त स्वर बनते हैं। अगला आपका क्या आता है, प्लुत स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। सबसे कम समय किसमें लगता है, सबसे कम समय लगता है मूल स्वर में, उसके बाद संधि स्वर या दीर्घ स्वर में, उसके बाद आता है आपका प्लुत स्वर। तो इसमें जो है वो अधिक समय लगता है इसके उच्चारण में, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम, मतलब आ को खींच दो, तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, प्लुत स्वर। चलो आगे देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से, पहला अग्रस्वर। अग्रस्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है, उसे क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं, ठीक है। जो आपकी जीभ है उसका आगे वाला जो पार्ट है वो ऊपर उठेगा। बोल के देखेंगे आप, अगर ई, ए, तो ये क्या होगा, आपके जीभ का जो आगे वाला भाग है वो ऊपर उठता है, तो इसे आप क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। आप बोल के पहचान सकते हैं बहुत आसान से। मध्य स्वर। मध्य स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में आपकी जो जिह्वा है यानी आपकी जो जीभ है वो समान अवस्था में रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे आप जब बोलेंगे अ, जब आप अ बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है वो एक ही अवस्था में रहेगी, उसे क्या कहते हैं, मध्य स्वर। पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में आपके जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है वो क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, आ, उ, ओ, औ। तो ये सारे क्या हो गए, पश्च स्वर हो गए, ठीक है। इसके अतिरिक्त अंग, अंग और अह, ये क्या है, ये आपकी ध्वनियां हैं। ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, ये क्या है, ध्वनियां हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें क्या कहा है, अयोगवाह कहा है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अयोगवाह क्या है, क्योंकि ये बिना किसी के योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया है। आज हम केवल स्वर पढ़ेंगे और व्यंजन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिर हम व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।